अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूट्रॉन के लिए जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकाली थी विच वाज 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब हम देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल है, अगर हम ये सारी अजम्पशंस जो कि हमने ओवर सिंप्लीफाइड किया है ड्यूट्रॉन को सॉल्व करने के लिए, तो इन सारी एजम्पशन के मुताबिक अगर हम देखें तो कैसा पोटेंशियल है उसका। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो इनसाइड द वेल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला, और आउटसाइड द वेल ये इस तरह का फंक्शन है। सो इनसाइड एक साइनसॉइडल फंक्शन है और आउटसाइड वो एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम यहाँ से ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, नाउ दैट वी नो द वैल्यू ऑफ वी नॉट, कैन वी फाइंड K1 एंड K2। सो यस, K1 आपके पास ये है, और यहाँ पे आप मास, ऑफ कोर्स मास ऑफ रिड्यूस मास होगा। सो रिड्यूस मास के लिए हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम। सो यहाँ पे आप मास ऑफ प्रोटॉन ही पुट करेंगे तो ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगा इस फार्मूला में। सो नाउ ये 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास h बार स्क्वायर ओवर mp जो है ये आपके पास 41.3 है। ठीक है, यानी mp ओवर h बार स्क्वायर 1/41/3 था, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। और इसी तरह बाकी चीज़ हमारे पास ये है, तो E की वैल्यू -2.23 है और V नॉट आपके पास 35 MeV है जो हमने अभी निकाला। तो ये दोनों आपके पास आ गए। अच्छा, इनकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास K1 आ गया 0.90 फेम्टोमीटर पर फेम्टोमीटर। सिमिलरली K2 जो है वो आपके पास यहाँ पे अगेन उसी तरह मास h बार स्क्वायर और mp की वैल्यू पुट करें, सो ये आपके पास आ जाएगा ये। और K2 की वैल्यू हम 1/K2 ले रहे हैं। सो इसको हम देखेंगे कि 1/K2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल में है। तो जब हम K2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो हम ये चाह रहे हैं कि 1/K2 जो है इसके यूनिट्स फेम्टोमीटर में है, तो R जो है वो भी फेम्टोमीटर में ना, तो फेम्टोमीटर यानी R इस पर्टिकुलर R के ऊपर E की पावर -1 हो जाएगी। सो ये आपके पास 37 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। वट एवर C इज़, उसकी वैल्यू का 37%, यानी वो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, माइनस है तो डिके है, डिके कांस्टेंट है। सो इसको हम देखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमने K1 और K2 निकाले हैं। सो और K2 की वैल्यू को 1 में रखा है। अच्छा, साइन ऑफ एक और चीज़ हम ये निकाल लेते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है यानी U ऑफ R वेयर द फंक्शन इज़ मैक्सिमम। ठीक है, सो हमारा फंक्शन जो है वो एक, ये तो पता चल गया हमें कि साइन फंक्शन है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम है, पीक है, ये कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर ही होगा। सो क्योंकि कैपिटल आर जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। व्हेन आर इज़ कैपिटल आर इज़ 2.1 फेम्टोमीटर, इट इज़ द न्यूक्लियर रेंज। ठीक है, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। सो कैपिटल आर को आप इसको स्मॉल आर ही रखें। सो साइन ऑफ K1 आर में से हम लोग आर निकालना चाह रहे हैं, द डिस्टेंस at which the sine function is becoming maximum. So K1 R is pi/2 when sine is maximum, it's pi/2। एंड यहाँ से K1 की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है समथिंग लाइक 1.74 फेम्टोमीटर। ठीक है, सो 1.74 फेम्टोमीटर इसका मतलब है कि हमारे पास सो अगर हमारा ये हमारा पोटेंशियल वेल है, इसको अगर ये हमारा पोटेंशियल वेल है तो ये आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, दिस डिस्टेंस इज़ 2.1 फेम्टोमीटर, और जो पीक है वो आ रही है 1.74 पे, कुछ यहाँ पे करके 1 होगा, कुछ इसके करीब करके यहाँ पे करके आपके पास आ रही है पीक। सो साइन फंक्शन की पीक आ रही है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है। सो हम देखना चाह रहे हैं कि 2.1 फेम्टोमीटर पर ये साइन फंक्शन कहाँ पे होगा, यानी डिक्रीज़ होगा इसके बाद, लेकिन ये कितना डिक्रीज़ होगा। सो अगर आप वो निकालें, यानी आप ये निकालना चाह रहे हैं कि साइन ऑफ K1 R
क्या होगा व्हेन स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज़ साइन ऑफ, यहाँ पे K1 की वैल्यू रखें, यहाँ पे 2.1 फेमटोमीटर रखें, K1 की वैल्यू थी 0.9, तो ये वाली रखी तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, यानी ये सॉल्व करने के बाद आपका सारा 0.95। तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जो कि 1 है, यानी π/2 जिस पे हमने 1 निकाली थी, सो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 से कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 0.95, अप्रॉक्सीमेटली 5% डिक्रीज़ हो रहा है एज़ यू आर एट दी बाउंड्री। सो बाउंड्री तक वो 5% डिक्रीज़ हो रहा है और उसके बाद फंक्शन चेंज हो जाता है ना। उसके बाद आपके पास क्या है कि हमारा फंक्शन जो है उसके बाद एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, और ये एक्सपोनेंशियल डिके जो है इसको यहाँ से देखें कि दिस इज़ c, और यहाँ पे आप k2 की वैल्यू रखेंगे, तो k2 की वैल्यू आपके पास थी 1/4.31, ठीक है। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि एट व्हाट r इज़ दिस फंक्शन like 1 over it has been decreased, so like at what distance the function has decreased to 1 over e of its original value, ठीक है। तो that value will be अगर आपको 1 over e चाहिए तो इसके लिए स्मॉल r जो है ये 4.31 होना चाहिए। सो लाइक 4.31 डिस्टेंस r इज़ अ डिस्टेंस, सो 4.31 डिस्टेंस के ऊपर हमारा फंक्शन जो है इसकी वैल्यू 1 over e डिक्रीज़ हो चुकी होगी। सो यानी अगर आपके पास इसका मतलब है कंसिडरेबल फंक्शन जो है हमारा वो आउटसाइड द वेल है। यानी आपके पास ये डिस्टेंस जो था वो 2 था और 4 इसका डबल डिस्टेंस होगा, 4 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे करके 4.3 है। तो ये आपका फंक्शन जो है वो लाइक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द फंक्शन इज़ आउटसाइड द वेल। सो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है, यानी अभी भी ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुआ। सो यानी इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक sometime they can be found outside the nucleus. So यानी although it's a bound state, deuteron is a bound state, but ये कि deuteron is a very weakly bound state, and not sometime like if you see the wave function, it's very likely, most likely ये most likely यहाँ पे होगा ना, ठीक है, यहाँ जहाँ पे इसका मैक्सिमा है। और बट ये कि यहाँ पर इसका लाइकलीहुड पाए जाने का भी कुछ बहुत कम नहीं है। सो देयरफॉर it can be easily, as you like give it a little bit of energy, it can easily go out from this well, और इस वेल से जैसे बाहर निकलेगा तो ज़ाहिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया अब कि वो 2.1 फेमटोमीटर ज़्यादा है, और आपका और दोनों पार्टिकल जो है वो सेपरेटली मूव करेंगे, आप वो फ्री पार्टिकल होंगे, बाउंड सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सो आप इस फंक्शन को अगर आप यहाँ से देखें तो ये है आपका इस तरफ u ऑफ r है और ये डिस्टेंस r है, ठीक है। यहाँ पे इसने वेल नहीं बनाया हुआ अब, बट ये कि हमारा वेल जो है वो यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और 2.1 फेमटोमीटर सॉरी यहाँ पे करके, सो यहाँ पे इसकी बाउंड्री है। सो 2.1 फेमटोमीटर के ऊपर इसका जो है वो बाउंड्री है। सो इस पॉइंट तक हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा से थोड़ा सा आगे आ चुका है, यानी वो डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कुछ 4.3 पर यहाँ पे करके जो है ये अब लाइक 1 over e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू वो डिक्रीज़ हो चुका हुआ है। तो ये हमारा फंक्शन है, और चूँकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो अगर आप इसको यहाँ से देखें तो कहते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट रीजनेबल एस्टिमेट दिस वैल्यू ओके of the strength of the nucleon potential even in more complex nuclei. Note however that the proton and neutron are very weakly are likely to be found at the separation distance r. So like ये इस डिस्टेंस पर, और ज़ाहिर है फिर उसके बियॉन्ड अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं सो इट कैन बी फाउंड बियॉन्ड दिस डिस्टेंस। सो कहते हैं कि from figure we see how close the deuteron is to the top of the well. If the nucleon force were just a little bit weaker,
ठीक है, द न्यूट्रॉन बाउंड स्टेट वुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस ज़ाहिर नहीं होती अगर ये फोर्स इससे थोड़ी सी मज़ीद वीक होती। We are fortunate that it does, however, because the formation of deuterium from the hydrogen is the first step not only in the proton-proton cycle of fusion, जिससे कि हमारे stars run करते हैं, sun makes its energy, but also in the formation of stable matter from the primordial hydrogen that fills the early universe. So यानी हाइड्रोजन से अगर ड्यूट्रॉन ना बनता या कॉन्सिक्वेंटली ड्यूट्रियम ना बनता तो वो कहता है कि the existence of the universe as we know it today would have not been possible. If no stable two nucleon bound state exists, we would not be here to discuss it. For more, so this is the importance of deuterium as it's a very weakly bound system, but then it's very important not only in the study of nuclear physics but also in the way that it shaped our universe as we know it today. So अब इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जैसे स्पिन और पैरिटी ऑफ द न्यूट्रॉन, उसको हम देख लेते हैं. सो अगर हम न्यूट्रॉन की स्पिन को देखें तो स्पिन से हमारा मुराद है कि आई, ठीक है, इट्स अ मेजरेबल क्वांटिटी. हम इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं. सो स्पिन विल बी दी, अब ये न्यूक्लियर स्पिन हमें पता है कि हम न्यूक्लियस की स्पिन से मतलब लेते हैं कि उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों, उसका सम. उसका नाम हमने स्पिन रखा हुआ है, बट इट्स लाइक द सम ऑफ spin and the orbital angular momentum of nucleons. So यानी all the nucleon, if there were more than two nucleons, so सारे nucleon का spin और orbital angular momentum जो कि कैपिटल जो कि उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनाते हैं, उन सब जेस का सम जो है वो आई होता. बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो ही पार्टिकल हैं, एक जो है वो न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन है हमारे पास, जबकि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ प्रोटॉन से आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो यानी चार्ज पार्टिकल, आपको पता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस पार्टिकल है, सो उसके मूवमेंट से कोई करंट नहीं बनता. सो वहाँ से आपके पास उसका कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, और जो प्रोटॉन है उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा. सो एल हमारे पास कंट्रीब्यूट होगा फ्रॉम प्रोटॉन एंड ओनली, एंड जो स्पिन है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का होगा. So the total angular momentum I of a deuteron should have three components: the individual spins as p s n of the neutron and proton, each having half value, and the orbital angular momentum L from the nucleons as they move about their common center of mass. When we solve the Schrödinger equation for deuteron, we assume that L is equal to 0. अभी इसी deuteron की जो हमने इक्वेशन सॉल्व की है, इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया, सो हमने उसमें कहा कि जो हमारा पोटेंशियल है वो सेंट्रल पोटेंशियल है. सो हमने उसके लिए L जो है उसको 0 लिया था. इन द एनालॉजी विद द लोएस्ट बाउंड स्टेट इन द एटॉमिक हाइड्रोजन, द मेजर्ड स्पिन ऑफ द ड्यूट्रॉन इज़ दिस. सो अब ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड स्पिन है जो कि जिसकी वैल्यू 1 है. हाउ दिस इज़ मेजर्ड इन दिस, सो यानी ये एक्सपेरिमेंट से मेजर किया हमने, सो इसकी वैल्यू 1 है. सिंस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन स्पिन्स कैन बी ईदर पैरेलल फॉर द टोटल ऑफ 1 और एंटी पैरेलल फॉर द टोटल ऑफ 0, देयर आर 4 वेज टू कपल दिस एंड L. सो अब L जो है उसकी वैल्यू अगर तो हमारा जो पोटेंशियल है वो सेंट्रल है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर वो पोटेंशियल नॉन सेंट्रल है तो उसकी वैल्यू जो है वो 1, 2 या 3 हो सकती है. लेकिन चूंकि I की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इनको ऐड अप करने से, सो यानी SP और SN, अच्छा SP और SN को हम ऐड करेंगे. सो पहले हम स्पिन ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लेते हैं. सो दे कैन आइदर बी पैरेलल. इन दैट केस द स्पिन विल बी 1, यानी S की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो SZ जो है वो आपके पास 1, 0 और -1 हो सकता है, और इसी तरह इन केस ऑफ पैरेलल, ठीक है.
और अगर आपके पास ये एंटी पैरेलल है तो S 0 होगा, इन दैट केस S Z की वैल्यू भी क्या होगी, 0। सो या तो पैरेलल हो सकते हैं वो, और या एंटी पैरेलल हो सकते हैं। हमें पता है कि वो जब पैरेलल होते हैं तो कैसे आपके पास दोनों स्पिन अप हो सकती हैं, दोनों स्पिन डाउन हो सकती हैं, या कम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है विद प्लस साइन, और सिमिलरली when S is equal to 0 the combination of one up and one down with a negative sign। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। सो ये हो सकता है हमारे पास, यानी या तो S आपके पास कैपिटल S विच इज़ दी सम ऑफ बोथ द स्पिन्स विल बी आइदर 1 और इट विल बी 0। ठीक है। सो अब देखो कि जब पैरेलल होंगी तो S जो है उसकी वैल्यू 1 है, और इसी तरह जब पैरेलल होंगी एंटी पैरेलल होंगी इसकी वैल्यू 0 है। सो जब ये इसकी वैल्यू 1 होगी तो L 0 है और S जो है वो 1 है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है। तो यानी जब इस केस में जब आपके पास L जो है वो 0 है और S 1 है तो I क्या आएगा, L प्लस S है ना, तो वो आएगा 1। तो ये एक हमारे पास केस हो सकता है कि हमारे पास स्पिन पैरेलल हो और जो L है सेंट्रल पोटेंशियल को कंसिडर करें तो L जो है वो 0 हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास जो ये स्पिन है वो एंटी पैरेलल हो तो S 0 होगा और L 1 होगा। जब S 0 होगा और L 1 होगा उस केस में भी I 1 हो सकता है। ठीक है। और अब यहाँ पे तीसरा केस ये भी हो सकता है कि S ये 1 हो, सो ये पैरेलल हैं तो ये 1 है और ये 1 है, तो इस केस में I हमारे पास यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा और ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो बीच में इस केस में भी एक 1 आ रहा है हमारे पास। सिमिलरली ये जो फोर्थ केस है इसमें L2 है और स्पिन पैरेलल है, तो इसमें भी I आपके पास क्या है कि 2 और ये यहाँ पे 1 है, सो 2 - 1 इज़ 1 और ऐड करने से 3 आता है और बीच में एक 2 आ जाएगा। सो यानी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, एक इसमें भी 1 आ रहा है ये वाला, ठीक है, और एक इसमें भी ये 1 आ रहा है। तो यानी ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट इसके साथ ही अगर हम इसकी पैरिटी को देखें, यानी जो हमारे पास न्यूट्रॉन है तो उसकी पैरिटी भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है और उसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम उसकी पैरिटी को देखें तो जो न्यूट्रॉन है उसकी पैरिटी है प्लस, यानी हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि I जो है वो उसकी वैल्यू 1 है और साथ ही पैरिटी भी लिख देते हैं। सो I की पावर में पाई लिखते हैं, ठीक है, पैरिटी के लिए, और पाई की वैल्यू चूँकि प्लस है तो ये +1 आ जाएगा। ये इसको 1 की बजाय हम सिंपली प्लस लिखते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली प्लस लिखते हैं। सो हम लिखते हैं कि 1 + 1 इज़ दी स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, एंड प्लस इज रिप्रेजेंट्स द इवन पैरिटी। तो अब देखो कि, और ये भी पता हमें पता है फ्रॉम दी टॉपिक पैरिटी, हमें ये पता है कि पैरिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है -1⁴L। तो यहाँ पर जो L है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पैरिटी प्लस है या माइनस। तो यानी अगर L आपके पास इवन होते हैं तो पैरिटी प्लस होती है, ठीक है, और अगर L ऑड होते हैं तो पैरिटी नेगेटिव होती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये जो L है, यानी इस केस को हम देखें, अगर फर्स्ट केस को, A केस को, तो उसमें स्पिन तो है 1 जबकि जो हमारा L है वो 0 है। सो -1 की पावर L को 0 करें तो आपके पास पैरिटी पॉजिटिव आ जाएगी। तो अब ये वाला जो, अगर हम एक डिफरेंट कलर ले लें तो अब ये वाला जो हमारा यानी आंसर है, दिस इज स्टिल वैलिड। तो ये आंसर स्टिल वैलिड है कि I 1 हो सकता है विद दिस पॉसिबिलिटी कि स्पिन पैरेलल हो और L 0 हो। एक पॉसिबिलिटी, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इसमें क्या है कि स्पिन तो एंटी पैरेलल है, 0 है, जबकि L 1 है। जब L को 1 यहाँ पे रखेंगे हम, तो इस जगह पर जब L को 1 रखेंगे तो हमारे पास ऑड पैरिटी आ जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सक्लूड हो गई हमारे उसमें से। सो सिमिलरली यहाँ पर जब ये आपके पास इस केस में क्या होगा कि अगेन इस केस में भी L 1 है, सो ये वाली पॉसिबिलिटी भी निकल गई। और ये वाला केस जो है इसमें L 2 है। सो जब आप L 2 यहाँ पर रखते हैं यानी पैरिटी वाले फार्मूला में, तो -1⁴ अगेन आपको एक पॉजिटिव पैरिटी देता है। तो यहाँ ये जो L 2 है ये इससे जो हमारे पास I 1 आ रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ यानी सिर्फ रह गई हैं, और वो ये वाली
कि या तो स्पिन जो है वो पैरेलल होगी और L 0 होगा, और या फिर जो है वो स्पिन पैरेलल होगी और L 2 होगा, ठीक है। और स्पिन एंटी पैरेलल वाला जो है वो यहाँ पर उसमें आपके पास, उसमें भी वैसे हमारे पास एक रिज़ल्ट होना चाहिए जब L नहीं, उसमें उसमें यह है कि हमारे पास L 1 आता है जो कि अगेन पैरिटी को नेगेटिव कर देता है। सो एंटी पैरेलल स्पिन जो है वो लाइक इट्स नॉट एन आंसर। तो अब देखें कि यहाँ पर इसको यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहते हैं by studying the reaction involving neutron, the property of the photon emitted during the formation of the neutron। so ये हम जो पैरिटी मेजर करते हैं वो ऐसे मेजर करते हैं कि जब न्यूट्रॉन फॉर्म होता है तो एक फ़ोटोन निकलता है, और उस फोटोन की ज़ाहिर उतनी एनर्जी होती है जितनी बाइंडिंग एनर्जी है उसकी, उससे हम उस फोटोन की पैरिटी से हम न्यूट्रॉन की पैरिटी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट इट्स पैरिटी इज़ इवन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, कि जब वो वहाँ से फोटोन निकलता है तो उसकी पैरिटी इवन होती है। पैरिटी एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय -1 to the power L। इवन पैरिटी फॉर L इज इक्वल टू 0 एस स्टेट एंड फॉर L इज इक्वल टू 2 D स्टेट। सो ये D स्टेट है हमारी और ये L स्टेट है। एंड ऑड पैरिटी फॉर L इज इक्वल टू 1 P स्टेट। द ऑब्जर्व्ड इवन पैरिटीज शो अलाउज अस टू एलिमिनेट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन्स that include L is equal to 1, leaving L is equal to 0 and L is equal to 2 as possibilities. The spin and parity of the neutron are therefore consistent with L is equal to 0 as we assumed, ठीक है। so यानी जो हमने एक सेंट्रल पोटेंशियल अज्यूम किया था, यानी उसकी एक कंट्रीब्यूशन है हमारे पास कि उसकी अगर हम L को 0 कंसिडर करते हैं, so यानी आगे जाकर हम देखेंगे कि देयर इज़ अ परसेंटेज ऑफ टाइम दैट इट्स लाइक द कंट्रीब्यूशन ऑफ L इज इक्वल टू 0 इज़ सम परसेंटेज, और फिर L इज इक्वल टू की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सम परसेंटेज है। The spin parity of neutron are therefore consistent with L is equal to 0, but of course we cannot yet exclude the possibility कि आप L जो है वो 2 भी ले सकते हैं, D स्टेट भी हो सकती है। तो इसको जो है वो तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो पोटेंशियल है, इट हैज़ द पॉसिबिलिटी, द वेरी फैक्ट दैट इट हैज़ द पॉसिबिलिटी कि डी स्टेट भी हो सकती है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारा जो पोटेंशियल है वो स्पिन डिपेंडेंट है, या आप कह लो कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर भी ये L इज इक्वल टू 0 पैरेलल स्पिन को फेवर कर रहा है, और यहाँ पर भी ये पैरेलल स्पिन को फेवर कर रहा है। सो यानी आपके पास एंटी पैरेलल जो स्पिन थी उसकी पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आपके पास एंटी पैरेलल स्पिन होगी। न्यूक्लियर फोर्सेस आर समहाउ लाइक दे आर फेवरिंग द पैरेलल स्पिन कॉम्बिनेशन। तो ये एक लाइक न्यूट्रॉन की स्पिन को हम स्टडी करके हमें ये पता चला कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, दे आर फेवरिंग वन combination of spin that is parallel and not over the other which is anti parallel, ठीक है। तो ये spin and parity of neutron हो गई। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं न्यूट्रॉन का। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूट्रॉन। बाय द वे जो हमने स्पिन में कहा कि ऑर्बिटल मोशन जो है वो प्रोटॉन की होगी, तो बेसिकली वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जो सिर्फ प्रोटॉन का होगा ऑर्बिटल की वजह से। बाकी ये कि ऑर्बिटल मोशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन एक साथ दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। और चूँकि हमने L 0 लिया हुआ था तो जाहिर है कि वो वहाँ पर वो L को हमने 0 कर दिया और सिर्फ स्पिन की वैल्यूज़ हम ले रहे थे, बट ये कि दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में आपके पास जो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो न्यूट्रॉन के लिए म्यू डी जो है वो आपके पास म्यू L और म्यू एस होगा, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और इन दोनों का या तो यानी ये ऐड होंगे जिस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, या तो ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, या इनका कोई ऐसा लीनियर ऐसा कम्बिनेशन होगा कि ये यानी इसकी कोई बीच वाली वैल्यू होगी, यानी तो या तो अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो ऐड अप होंगे, या एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो माइनस होंगे, या बीच में कोई भी जो लाइक उनको ऐड करके वेक्टर एडिशन से जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा। For L is equal to 0, there is no contribution from the orbital motion.
टू मैग्नेटिक मोमेंट. अब सिंस L इज इक्वल टू 0, सो ऑर्बिटल मोशन की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, सिर्फ स्पिन जो है उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा. सो म्यू डी इज़ म्यू एस सिंपली, दैट इज़ म्यू एस ड्यू टू प्रोटॉन एंड म्यू एस ऑफ द न्यूट्रॉन. सो अब इनकी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं. दिस इज़ दी gyromagnetic ratio G of SP and G of SN, म्यू एन और एस पी, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है. ठीक है, सो इनके इक्वल होगा. यहाँ पर एस पी और एस एन की वैल्यू 1/2 h बार होती है, सो वो आप पुट कर देंगे. म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे. ठीक है, और एस पी की वैल्यू पुट कर दें 1/2. ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है, और ये इनकी वैल्यू हमने निकाली थी प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए, ये होती है. सो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो आता है 0.8798 टाइम्स द न्यूक्लियर मैग्नेटॉन. दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विच इज़ दिस. अब इसके अंदर डिफरेंस है थोड़ा सा, विच इज़ 0.0224 का डिफरेंस है, यानी इस वैल्यू में और ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट वी हैव अज्यूम्ड ओनली L इज इक्वल टू 0 स्टेट एस स्टेट, और चूँकि डी स्टेट से भी वही रिजल्ट आ रहा था, यानी पैरिटी और स्पिन का, सो उसकी कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है. एक्चुअली क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 96% फ्रॉम दी L इज इक्वल टू 0 स्टेट, एंड 4% ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो L इज इक्वल टू 2 स्टेट से आ रहा हो. सो दिस जस्टिफाइज अगेन दी अजम्पशन कि L इज इक्वल टू 0 से चूँकि 96% कंट्रीब्यूशन है, सो इट इज़ लाइक अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, और हमारा आंसर ठीक है. इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेबल मोमेंट देख लेते हैं न्यूट्रॉन का. So the electrical coordinable moment is of neutron is due to the orbital motion of neutron and proton, because bare proton and neutron have no electric coordinable moment. ठीक है, ठीक है, बेयर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई कोऑर्डिनेबल मोमेंट नहीं होता. सो जाहिर है कि उनके न्यूट्रॉन में मौजूद होने की वजह से जब ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, सो लाइक किसी टाइम पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो यानी एक तरफ, यानी चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अलोंग दी रेडियस. ठीक है, यानी ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ना होने की वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेबल मोमेंट राइज होगा. सो दस प्योर L इज इक्वल टू 0 वेव फंक्शन हैज़ 0 इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेबल मोमेंट. बट चूँकि ठीक है, अब L इज इक्वल टू 0 के साथ हमने सारा न्यूट्रॉन सॉल्व किया है, लेकिन अगर L इज इक्वल टू 0 होता और हमारा जो शेप है न्यूक्लियस की वो परफेक्टली सिमेट्रिक होती और इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेबल मोमेंट नहीं होना चाहिए था. बट experimentally electric coordinable moment of the neutron exists and its value is very small but is a definite value 0.020028 barn. ठीक है, like magnetic moment of neutron, contribution of electric coordinable moment of the neutron is 96% from the L is equal to 0 state. चूँकि इतना ज़्यादा स्मॉल है तो L is equal to 0 state से 96% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और 4% फ्रॉम L is equal to 2 स्टेट, तो यानी डी स्टेट जो है. सो चूँकि ये डी स्टेट की कंट्रीब्यूशन है 4%, देयरफॉर वी लाइक गिव ऑल द क्रेडिट टू दिस L इज इक्वल टू 2 स्टेट के ये इसकी वजह से ये कोऑर्डिनेबल मोमेंट आ रहा है. मिक्सिंग ऑफ L वैल्यूज़ इन द न्यूट्रॉन इज़ द बेस्ट एविडेंस दैट न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉन सेंट्रल इन नेचर. ठीक है, ये जो कहता है कि जो कि L इज इक्वल टू 2 से अभी हमारी कंट्रीब्यूशन आ रही है, यानी हमारे जो भी अभी तक के आंसर हैं, स्पिन ले लो, पैरिटी ले लो, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेबल मोमेंट, उन सब में हमारा कोई एक L इज इक्वल टू 0 जो है उससे कम्प्लीटली एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि L इज इक्वल टू 2 स्टेट को भी अंदर लेके आना पड़ रहा है. तो इसलिए इट्स यानी हाईली लाइकली, और इनफैक्ट इट्स ट्रू बेस्ड ऑन दिस द स्टडी ऑफ द न्यूट्रॉन दैट, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा न्यूक्लियर फोर्स की कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नॉन सेंट्रल है, एंड उसका पोटेंशियल जो है वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स ही एक्ट नहीं करता, बट उसके अंदर कोई एक टेंसर कंपोनेंट्स भी हैं. सो देयरफॉर इट्स अ नॉन सेंट्रल पोटेंशियल. सो ये एक चीज़ तो इसने ये प्रूव की, और दूसरा ये कि स्पिन डिपेंडेंट हैं फोर्सेस. तो ये दोनों चीज़ें जो है वो न्यूट्रॉन की स्टडी से हमारे पास आई. सो दिस इज़ द टॉपिक न्यूट्रॉन, और दैट्स इट फॉर टुडे.